Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। और जब भी न्यूज़ में मेनली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हों तो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है कि इकोनॉमिक जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो तो एग्जामिनर नहीं पूछ पाता है वनडे एग्जाम्स में, लेकिन हाँ न्यूज़ के तौर पे या न्यूज़ के बेस पे वो चीज़ें जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को इतना इकोनॉमिक्स का नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो अगर जीडीपी का भी कभी कुछ हो या इस तरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ठीक है, या फाइनेंस मिनिस्टर कोई चीज़ नई ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टैक्स वगैरह की, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो पहले ही क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्रिसिल लिमिटेड है एक ग्लोबल एंटिटी है, ठीक है। इसका काम क्या है कि भाई ये जीडीपी वगैरह प्रोजेक्ट करती हैं। तो इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी है उसको प्रोजेक्ट किया, मतलब एस्टिमेट किया है कि कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया ये 6.5% होगा। अब ये 6.5% हो गया। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज इंडियाज, लेट लेट कर लो इस चीज़ को, मान लो कि ये इंडिया का पूरा टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगा, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगा, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू जो होगा, कहाँ बने हो? विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। जनरली वी टेक दिस टाइम पीरियड एज अ फाइनेंशियल ईयर, कि उस टाइम पीरियड में जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, ठीक है, किसी भी एंटिटी के थ्रू, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको जीडीपी बोलते हैं। अब इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आ जाता है तुम्हारा, इनका कोई नंबरिंग ऐसा नहीं है कि यही सीक्वेंस में होगा, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है, तो ब्रेड मार्केट में पैकेजिंग होने तक किस तरह से व्हीट को पहले फ्लोर बनाया गया, उसके बाद में फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ, फिर वो ब्रेड बना, ब्रेड बनने के बाद पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग होने के बाद फिर मार्केट में आया। तो जो भी प्रोडक्ट में हर स्टेप में वैल्यू एडेड हो रही है, उस एडिशन के थ्रू, उस वैल्यू कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं कि टोटल किस तरह से हर एक फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका एक मॉनेटरी वैल्यू बना है मार्केट में आने पर। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसके थ्रू, और जो उनका बेस था वो मॉनेटरी वैल्यू से इस को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इस पूरे के पूरे मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हो गया इनकम मेथड, ठीक है, इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है? और व्हाट सो एवर पीपल इज इन इंडिया, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल हैं इंडिया में, उस टेरिटरी में रह रहे हैं, उनका वहाँ पे काम करके कितना इनकम जनरेट हो रहा है, उनका खुद का उस पर्सन का इंडिविजुअल इनकम कितना है, उससे भी पता चल जाता है कि टोटल जीडीपी कंट्री का कितना है। तो इसको बोलते हैं इनकम मेथड, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की अगर इनकम को निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा, ठीक। अब यहीं से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी इंसान की इनकम है तो वो एक्सपेंडिचर भी करेगा, चीज़ों को परचेज भी करेगा, तो वहाँ से भी हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जिस मेथड को माना जाता है वो यही है, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन मेथड हो गए, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में ये भी देखते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो है वो इस बेस पे है कि जो भी हाउस होल्ड हैं उनका एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट तो दोनों पे
एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्ट करती है फाइनल गुड और इंटरमीडिएटरी गुड पे। फिर उसके बाद इंपोर्ट कितना करे, एक्सपोर्ट कितना करे, ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट कर ली जाती हैं तो वो आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कितना किया गया है, 6.5 किया है। आगे बढ़ते हैं। अब रीजन ग्राउंड क्या क्या है जिसके बेस पे ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि 6.5% जो है इंडिया का फाइनेंस ईयर 25-26 में ग्रोथ रहेगा। उसका है एबव नॉर्मल मानसून, कि अगर मानसून अपने एवरेज से ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए तो हार्वेस्टिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर सही से खेती वगैरह हो जाए और वो चीज़ें आ जाएं, जो रॉ मटेरियल है वो बढ़िया वाला आ जाए मार्केट में और इन लार्ज अमाउंट आ जाए। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, क्रूड ऑयल जितने हैं उनके प्राइस को लेवल को बता रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो ईजिंग है उसका ग्राउंड बताया, फिर एक्सटर्नल रिस्क का बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज डेवलप्ड आयुष सुरक्षा पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास दिए हैं ऑप्शन और पूछ रहा है कि आयुष सुरक्षा पोर्टल जो है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया एज अ पर्सन, प्रताप राव यादव जी ने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्टल जो है वो किसने डेवलप किया है। ठीक, तो वो डेवलप किया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में सिस्टम का इंटीग्रेशन बताएं कि वेरियस कीज अथॉरिटी के साथ में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। आयुष वर्टिकल अंडर दिस CDSCO, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, फिर मेडिसिन सिस्टम आ जाएगा, फिर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई ये पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है आयुष सुरक्षा पोर्टल, बट डेवलप किसने किया है, डेवलप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध। ठीक, आगे आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज इनॉग्रेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर एट मेटकॉफ हाउस न्यू दिल्ली। तो DRDO। ठीक है, DRDO के सेक्रेटरी थे, DRDO के चेयरमैन थे, इन दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया मेटकॉफ हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो तुम्हारे लिए सेक्रेटरी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समीर भी क्यामत, और उसके बाद में इन दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया है। लेज़र कैरेक्टराइजेशन है इसमें, क्वांटम कम्युनिकेशन टेस्ट बेड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे सेंटर में दी जाएगी। ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक लेके चलो। ठीक है, खूबियाँ आगे, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड 100% literate by union government on its 39th statehood day and becoming fourth Indian state to achieve distinction। अब इस क्वेश्चन को सही से देखो तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो 39th स्टेटहुड डे, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका 39th होगा, पहले 2025 में से उसी चीज को करके देख लो। ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक, गोवा स्टेट कब बना, ये भी एक तरीका हो सकता है, या सीधे याद कर लो, या गिवन क्वेश्चन की उस पूरी की पूरी नॉलेज से ही अपने स्टैटिक नॉलेज को कनेक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज ये है, क्योंकि फोर्थ इंडियन स्टेट बन गया है गोवा, गोवा इसका आंसर है, तो अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है 4 के 4 तुमको स्टेट दे दे और एक ऐसा स्टेट दे दे जो 100% लिटरेसी रेट को नहीं कैच कर पाया है, वहाँ तक अचीवमेंट उसका नहीं हुआ है, वो अचीव नहीं कर पाया है 100% लिटरेसी। ठीक है, 100% लिटरेट नहीं है वहाँ पे, तो उसको आइडेंटिफाई करने को बोल देगा कि विच वन ऑफ देम इज नॉट और हैव नॉट अचीव्ड दिस। ठीक है, तो 39th स्टेटहुड डे गोवा ने डिक्लेयर किया है ये सारी चीज़ें। ठीक, अ टोटल ऑफ 82 पंचायत डिक्लेयर्ड 100% लिटरेसी,
3 पंचायत जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया 95% टू 99% लिटरेसी, और 1 म्यूनिसिपालिटी कन्फर्म्ड 99% लिटरेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवल टाइगर रिजर्व है लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। अब इस तरह की जब भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो या तो कोई स्पीसीज, न्यू स्पीसीज फाउंड होती है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई नई चीज़ हम कर रहे हैं, कोई पोर्टल लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें, या फिर क्या होता है कि कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी एनिमल्स हैं उनके आने जाने के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या है कि तुम्हारा जो स्टेट S1 ले लो तुम, ठीक है, या प्लेस ले लो, प्लेस 1 से प्लेस 2 पे अगर तुम ले जा रहे हो किसी जानवर को, तो यहाँ से यहाँ तक के ले जाने के लिए जो एरिया होता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जब की जाती हैं तब एग्जामिनर इन चीज़ों को पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि कुमराम जो भीम टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, और केवल टाइगर इंजर जो टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। ठीक है, तो तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना से ये कहाँ पुणे में जाएगा, तो पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक, तो ये सारा का सारा कॉरिडोर रहेगा, तो इसमें तुमसे सीधे सीधे दोनों में से कोई भी जो है गिवन टाइगर रिजर्व वो पूछ सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। एक क्वेश्चन में तुमसे जो पूछा था केवल वाला पूछा था, तो ये तो हो गया तुम्हारे तेलंगाना में, और दूसरा जो है कोराम भीम टाइगर रिजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, ये तुम्हारा महाराष्ट्र में है। तो इन चीज़ों से तुमसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे। ठीक है, उसके बाद में हम्म, ठीक है, उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा व्हेन डज वर्ल्ड ऑब्जर्व वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, तो 1 जून को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, थीम क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, थीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब से किए, 2001 से। ठीक, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो फाओ ने किया है। उसके बाद में दे रहे हैं कि इस बुक का राइटर का नाम बताओ, सिटी फॉरेस्ट, मुंबई नेशनल पार्क। ठीक है, तो संजय मूंगा जी हैं, और संजय मूंगा खुद एक नेचर लवर थे, अभी फ़िलहाल में ही रिसेंटली पास्ड अवे। सो द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इनको वर्डमैन भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस इंसान को या किस पर्सनैलिटी को वर्डमैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेवरल बुक्स ही हैज़ रिटन इन हिज लाइफ, तो उनमें से एक है सिटी फॉरेस्ट, मुंबई नेशनल पार्क, उसके बाद में है वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ इंडिया। अगला बोल रहा है कि HS वेंकटेश मूर्ति रिसीव साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार, इनको एक ट्रांसलेटर के लिए भी साहित्य अकेडमी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस सन में इनको मिला है। ठीक है, तो ये इनको मिला है 2013 में। ठीक, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 2013 में, और वहीं पर साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज जो है वो 1991 में मिला है। ठीक है, और कर्नाटका साहित्य अकेडमी अवार्ड 5 बार मिल चुका है इनको।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है।